इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बाद में आपको आपके काम आ जाए। वर्कअप क्या होता है? रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसको आइसोलेट प्यूरिफाई करना। और केवल आइसोलेट और प्यूरिफाई नहीं करना, बल्कि उसको हाई यील्ड के साथ हाई यील्ड के साथ आइसोलेट और प्यूरिफाई करने का मेथड वर्कअप होता है। और इसमें जब हम ये अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं तो केवल रिएक्शन में केवल हम जो प्रोडक्ट डिजायर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कंपाउंड बनाना चाहते हैं, केवल वही नहीं बनता, साइड इम्प्योरिटी भी बनती है, साइड रिएक्शन भी पॉसिबल होते हैं। साथ साथ जो जिस रिएजेंट का हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, उसको अगर 1 मोल की जरूरत है तो 1.1 1.2 या कई बार उससे ज्यादा मोल इक्विवेलेंट की हमें जरूरत होती है। तो जो एक्सेस ऑफ रिएजेंट हम यूज करते हैं उससे भी साइड रिएक्शन पॉसिबल है, इम्प्योरिटी पॉसिबल है। और रिएजेंट खुद रिएक्शन के बाद जो नया कंपाउंड बनाती है वो भी हमारे रिएक्शन की इम्प्योरिटी के रूप में कंसीडर होती है। तो उन सबको आइसोलेट करने के लिए, उन सबसे अपने प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें वर्कअप की जरूरत होती है। इसका यूज इसका यूज आपको मालूम है कि वर्कअप के द्वारा हम इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी अनवांटेड साइड प्रोडक्ट, सॉल्वेंट, कैटलिस्ट या दूसरे किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है। और हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हम इसका एनबीएस से रिएक्शन करा रहे हैं। एनबीएस वैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है, लेकिन अ, दू- इसके अलावा इसको हम डार्क कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन होता, लेकिन और एल्किल ग्रुप आल्फा पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऐसा आप जानते हैं। लेकिन ऐसा भी होगा कि स्मॉल अमाउंट में यहाँ भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, ठीक है? साथ ही साथ ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। जो एनबीएस होता है, एनबीएस रिएक्शन के बाद सक्सिनामाइड के रूप में, और हमारा एनबीएस जो एक्सेस में हम लिए होते हैं, कंसीडर करते हैं कि इसको हमने सॉल्वेंट एमडीसी लिया। आप केमिस्ट्री पर मत जाइए, हम यहाँ पर वर्कअप समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को लिए हुए हैं। हमारा रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ, हमने इसके लिए इसके मोल 1 मोल इक्विवेलेंट के लिए हमने एनबीएस मान लो 1.2 मोल इक्विवेलेंट हमने लिया हुआ है। एमडीसी भी आप 5 वॉल्यूम या कुछ भी वॉल्यूम आप लिए हो, तो एनबीएस 1 मोल के लिए 1 मोल तो कंज्यूम हो गया। जो एक्सेस में 0.2 मोल इक्विवेलेंट एनबीएस हमारा बचा है एक्सेस में। अब हमारा एक एनबीएस खुद कंज्यूम होकर रिएक्शन के बाद सक्सिनामाइड में कन्वर्ट होता है, हमारा मेन रिएक्शन और बाई प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सेस ऑफ रिएजेंट है उसको न्यूट्रलाइज या डीएक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले एनबीएस को डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है? हम डीएक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि कौन पोलर और नॉन पोलर को सबसे सबसे पहले सेग्रीगेट करते हैं। पोलर और नॉन पोलर को सेग्रीगेट करते हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के साथ चले जाते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो हमारे एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस करते हैं तो वो हमारे सॉल्वेंट के साथ होते हैं। तो दूसरा, हम पोलर और नॉन पोलर के बेस पर उनको सेग्रीगेट करते हैं। पोलर वाटर के साथ चला जाता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ होता है। उसके बाद हम तीसरा स्टेप करते हैं कि जो साइड इम्प्योरिटी बनी हुई है, बाई प्रोडक्ट बना हुआ है, इसको किसी तरीके से आइसोलेट करने के लिए, तो इम्प्यूरिटी को आइसोलेट करने के लिए, इसको रिजेक्ट करने के लिए, आइसोलेट इसको अलग करने के लिए हम तीसरा प्रोसेस करते हैं। उसके बाद चौथा प्रोसेस होता है कि सॉल्वेंट के साथ ट्रेसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। आप उसको पूरी तरीके से वर्कअप में आप एमडीसी लो, चाहे कोई भी सॉल्वेंट हो, ट्रेसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स एमडीसी के साथ भी रहता है। कितना भी उनके बीच सॉल्बिलिटी आप, वैसे हमें पढ़ाया जाता है, हम जानते हैं कि सॉल्बिल इमिसिबल होती है, लेकिन ट्रेसेस में होता है। तो उसको हटाने के लिए हम एक स्टेप करते हैं, वाटर को रिमूव करने के लिए ड्राइंग का स्टेप करते हैं। अब उसके बाद अगला स्टेप होता है, अब हमारे रिएक्शन में अब क्या बचा, हमने इसको भी हटा दिया, इन सबको हटा दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स जो यूज किया उसको भी हटा दिया। अब हमारे पास हमारा मेन प्रोडक्ट और साथ साथ हमारा सॉल्वेंट एमडीसी बचा। इसको हटाने के लिए हम अगला स्टेप करते हैं, इसमें सॉल्वेंट का रिमूवल या प्रोडक्ट का आइसोलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्टेप किया, सबसे पहले डीएक्टिवेशन का प्रोसेस किया, इसको हम क्या कहते हैं, क्विंचिंग बोलते हैं। दूसरा हमने किया, पोलर और नॉन पोलर प्रोडक्ट को सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया। इसको हम
इस प्रोसेस को जो केमिस्ट्री में कहते हैं एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। इसमें कई बार हम पीएच कंट्रोल करके भी पोलर नॉन पोलर को अलग अलग करते हैं। उसके बाद हमारा जो इम्प्यूरिटी रहती है, कई ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, मेनली मैं ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी की बात कर रहा हूँ, या बाई प्रोडक्ट, उसको आइसोलेशन करने के लिए हम वॉशिंग का कॉन्सेप्ट, वॉशिंग का स्टेप अप्लाई करते हैं। वॉशिंग के बाद सॉल्वेंट में ट्रेसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए ड्राइंग का स्टेप अप्लाई करते हैं। उसके बाद मेटेरियल का क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, या तो कई बार हम एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ये होता है। तो हम इस तरीके से जो यहाँ पर आपको डिस्कस करें, इसी को आगे हम वर्कअप में स्टेप बाय स्टेप इसी को हम समझेंगे। तो वर्कअप को समझने के लिए ये 5 पिलर्स हैं, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में रिएक्शन के द्वारा समझाया कि सबसे पहले क्विंचिंग का प्रोसेस होता है। क्विंचिंग के प्रोसेस में हमारे एक्सेस ऑफ रिएजेंट को न्यूट्रलाइज या उसको डीएक्टिवेट किया जाता है। हमेशा न्यूट्रलाइजेशन या डीएक्टिवेशन का प्रोसेस एक्जोथर्मिक होता है, इसलिए जो एक्जो यहाँ पर क्विंचिंग का प्रोसेस रिएक्शन में होता है हमेशा एक्जोथर्मिक होता है। लोअर टेम्परेचर पर 0 डिग्री, 0 to 5 या बिलो 0 आप इसको क्विंचिंग का प्रोसेस हमें करना चाहिए। एक्सट्रैक्शन में हम वाटर का यूज करते हैं, जो पोलर इम्प्यूरिटी होती है उसको आइसोलेट करने के लिए। वॉशिंग का यूज करते हैं, जो इम्प्यूरिटी बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट जो भी बनते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए जनरली हम वॉशिंग का यूज करते हैं। ड्राइंग का यूज इसलिए करते हैं, जो ट्रेसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बाद हमारे मिक्सचर में सॉल्वेंट और हमारे डिजायर प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्रिस्टलाइजेशन, आइसोलेशन, इवेपोरेशन, ये प्रोसेस यूज करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे समझ रहे हो, या तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है या तो बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। अब हम क्विंचिंग के प्रोसेस को समझेंगे। क्विंचिंग वैसे बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर क्विंचिंग कोई अगर हम डिस्कस करने जाएं तो 2 से 3 दिन, 2 to 3 डेज इसको लग जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि क्विंचिंग का जो प्रोसेस होता है वो केवल हमारे रिएजेंट के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता। आप क्विंचिंग के लिए जो भी आप क्विंचिंग मॉलिक्यूल्स लेंगे वो केवल रिएजेंट पर डिपेंड नहीं करता, ये प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट का नेचर, उसकी सेंसिबिलिटी, स्टेबिलिटी, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एन ब्यूटाइल लिथियम का एक एग्जांपल हम आपसे इसके बाद वाले स्लाइड में वैसे हमने बताया है। एन ब्यूटाइल लिथियम को जनरली अगर हम पढ़ेंगे तो डाइल्यूट HCl से भी करते हैं, कुछ लोग सॉल्वेंट IPA या तो एथाइल एस्टेट से भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे HCl का मिल जाएगा। लेकिन अगर एसिड सेंसिटिव हमारा प्रोडक्ट है, उस कंडीशन में हम HCl से इसको क्विंच नहीं करेंगे। उस कंडीशन में अमोनियम क्लोराइड या सॉल्वेंट का यूज करके इसको क्विंच किया जाता है। जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्विंचिंग के स्टेप को डिजाइन करने के लिए कौन सा हमें क्विंचिंग के लिए क्या लेना है, ये डिपेंड करता है केवल रिएजेंट के साथ साथ प्रोडक्ट के नेचर पर, उसकी सेंसिबिलिटी या स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। क्विंचिंग का प्रोसेस एक्जोथर्मिक होता है, इसलिए क्विंचिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं उसको स्लोली ऐड करना चाहिए। एक्जोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए, और जनरली 0 डिग्री या 0 to 5 पर इसको क्विंचिंग करना चाहिए। अब प्रॉपर क्विंचिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए आप TLC से इसको मॉनिटर कर सकते हो, पीएच देख सकते हैं। और जनरली क्विंचिंग के प्रोसेस में जैसे आप बोरेन का यूज करते हैं या दूसरे किसी का यूज अगर क्विंचिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ गैस इवॉल्व होता है, टॉक्सिक गैसेस। उस कंडीशन में उस कंडीशन में हम हमेशा क्विंचिंग का प्रोसेस अगर लेबोरेटरी में आप कर रहे हो तो फ्यूम हुड का यूज करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। ये टेबल है कुछ रिएजेंट, उनके लिए क्या क्विंचिंग एजेंट रिकमेंड किए जाते हैं, क्या प्रिकॉशन है, ये टेबल आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम का बाउंडेशन है। तो हम इस रविकांत जी ने पूछा है कि एक्सट्रैक्शन और वॉशिंग डिफरेंस चीज है। हाँ, डिफरेंट है। वैसे इसको हम जनरली एक ही कंसीडर करते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंस। सबसे पहले मेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए उसका यूज करते हैं। उसके बाद वॉशिंग में हम डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट उसमें इम्प्यूरिटी कैसे, उसके बेस पर एसिडिक बेसिक पीएच कंट्रोल करके या दूसरे तरीके से उसको हम कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम का बाउंडेशन है। बाद में एक सेशन केवल हम क्विंचिंग के लिए करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कम से कम 1-2 घंटे तो मिनिमम चाहिए। वैसे 2-3 दिन भी कम पड़ता है, लेकिन हम कितना भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में करेंगे, 2 सेशन तो मिनिमम हो गया। तो चलिए हम आगे समझते हैं। ये आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, टेबल आप जब भी आज मैं सेशन में सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में हम शेयर करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी हम आपके साथ इस सेशन के बाद शेयर करने वाले हैं। क्विंचिंग का प्रोसेस तो हमने देखा, लेकिन क्विंचिंग में कुछ प्रिकॉशन हमें रखनी चाहिए। इसके पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिएक्शन कि एक अच्छे केमिस्ट या अच्छे साइंटिस्ट का या हमारा रोल इंडस्ट्री में केवल रिएक्शन लगाना, आइसोलेट करना नहीं होता है। हमें कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट देना होता है। ऐसा प्रोडक्ट देना होता है जो केवल लेबोरेटरी में इफेक्टिव ना हो, लेबोरेटरी लेवल पर ही अच्छा ना हो, प्लांट लेवल पर भी आसानी से उसको हम उसका यूज कर सके, उसको अप्लाई कर सके। और जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही ऐसा आपको बताया कि 30-40% हमारा जो कॉस्ट आता है वो हमारे रिएक्शन का होता है, जो रिएक्शन रॉ मटेरियल सारी चीजों का। 70% के लगभग 60-70% जो कॉस्ट आता है वो हमारे वर्कअप प्रोसेस का होता है। वो लंबा लेंदी होता है। जल्दी अगर आपका 10 से 15 घंटे का रिएक्शन है तो अगला 10 से 15 घंटे वर्कअप में जाता ही है। आरएनडी में तो नहीं पता चलता है, वो तो हम 1-2 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन प्लांट लेवल में वो ज्यादा टाइम लेता है। तो एक अच्छे केमिस्ट के लिए हमारा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, या इस इंडस्ट्री में हमें सस्टेन करने के लिए अभी बहुत ज्यादा ले ऑफ भी हो रहा है। ले ऑफ कहीं ना कहीं अगर हम इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, उस हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो ले ऑफ होना ही है। तो हमें सबसे पहले रिएक्शन लगाने से पहले हमें उसकी क्विंचिंग प्रोसेस को यानी कि एंडिंग को भी हमें ध्यान देना। रिएक्शन कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर एक इफेक्टिव इल्ड के साथ, हाई इल्ड के साथ प्रोडक्ट को आइसोलेट करना सबके बस की बात नहीं होती है। ये भी एक बहुत। तो क्विंचिंग के लिए हमें जो प्रिकॉशन है, सबसे पहले एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो हमें बहुत ही स्लोली क्विंचिंग एजेंट को ऐड करना होता है। एक्जोथर्मिक होता है तो आपको टेम्परेचर भी कंट्रोल करना होता है। अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेंगे, ओवर रिएक्शन होगा, साइड इम्प्योरिटी बनेगा और कभी कभी एक्सप्लोजन तक हो सकते हैं। ऐसा कई बार आपने सुना होगा। इसमें टॉक्सिक गैसें बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं, इसलिए इसको फ्यूम मोड में करना चाहिए। रिएक्शन प्रॉपर हमारा क्विंचिंग हुआ है ये मॉनिटर करना भी हमें मॉनिटर करना चाहिए। इसको आप टीएलसी के थ्रू या पीएच से या दूसरे तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो रिएक्शन सबसे पहले क्विंचिंग से पहले, क्विंचिंग के बाद आप दोनों को प्रॉपर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम आगे समझते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। क्विंचिंग तो हमने कर दिया। क्विंचिंग के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्विंचिंग के बाद जैसा मैंने आप पिछले स्लाइड में बताया, वही रिएक्शन का हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट ये था जो पिछले स्लाइड में हमने रिएक्शन आपको शेयर किया। हमारा साइड में इम्प्योरिटी ऐसा हुआ कि 3 रेडिकल मैग्नीशियम से इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बना। एनबीएस का सक्सिनामाइड बना रिएक्शन के बाद। खुद एनबीएस भी है, ठीक है। और साथ साथ एचबीआर भी बनता है। एनबीएस के रिएक्शन में आपको मालूम है एचबीआर हाइड्रोक्लोराइड भी बनता है। और एमडीसी भी सॉल्वेंट है। हमारे प्रोडक्ट के अलावा बाकी सारी चीजें इम्प्योरिटी होती है, ये आपको मालूम है। तो अब सबसे पहले हमने एनबीएस को क्विंच कर दिया, वो सक्सिनामाइड एचबीआर में वो चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले वाटर का यूज करके जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सक्सिनामाइड भी हाईली वाटर सॉल्युबल है, एचबीआर भी वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर का यूज करके हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अलग कर देते हैं। जब इसको आप एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए हमें सेपरेटिंग फनल का यूज करना चाहिए, तो आपको ऑलरेडी मालूम है। और इसमें कुछ कई बार प्रॉब्लम होता है कि हमारा एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर के कलर सेम आ जाते हैं। दोनों के कलर सेम आ जाते हैं, उस समय आप बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर प्लांट लेवल में तो बहुत ही मुश्किल होता है उनको ऑब्जर्व करना। उस समय आप यहाँ पर हाई फ्लो का यूज कर सकते हैं। हाई फ्लो ऑर्गेनिक एक्वस लेयर के बीच में व्हाइट कलर का आपको साफ साफ दिखेगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कौन ऑर्गेनिक लेयर है कौन एक्वस लेयर। बाद में इसको फिल्टर आप कर सकते हो। अगर आपको लार्ज अमाउंट में वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम ज्यादा है, तो उस समय इसको स्मॉल एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। कई बार में इसको आप लेयर कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर होता है। एक तो सॉल्वेंट लॉस होने के चांस, आपके मॉलिक्यूल्स लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, और काफी इजीली इजी हो जाता है हैंडल करना।
ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर जनरली हमसे मिस्टेक होती है। हम जानते हैं जो क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट होते हैं वो जनरली वाटर से ज्यादा डेंसिटी उनकी होती है, और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट और एल्कोहलिक सॉल्वेंट जो होते हैं इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। लेकिन ये हमेशा नहीं होती। सॉल्वेंट की डेंसिटी वाटर से कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिएक्शन के बाद जब हम वर्कअप कर रहे हैं, एल्कोहल का यूज तो वाटर के वर्कअप के लिए नहीं करेंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट या एमडीसी का यूज, किसी का इन सब का यूज कर रहे हैं, रिएक्शन लेयर करने के, एक्सट्रैक्शन करने के बाद इनकी रिजल्टेंट डेंसिटी वाटर से कम या ज्यादा हो सकती है। कई बार ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि एमडीसी लेयर अपर लेयर होता है और एक्वस लेयर लोअर लेयर होता है। ऐसा कई बार ऑब्जर्व हुआ है, क्योंकि रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट है, सोल्यूशन है, उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है हमेशा। लेकिन ज्यादातर तो यही होता है कि एमडीसी का लेयर लोअर लेयर होता है। तो इसको आप ध्यान देना कि सबसे पहले अगर लेयर सेग्रीगेट आप अलग अलग कर लिए, उसमें प्रॉपर लेबलिंग हमें करना है, क्योंकि मिस्टेक से लॉस हो जाता है ऐसा। और शायद अगर आप लोगों ने काम किया होगा तो ये मिस्टेक कई बार फेस किया होगा, और जो नए हैं उनके लिए नोट करने वाली चीजें आप इसको ध्यान दीजिएगा। वॉशिंग। अभी हमने वॉशिंग कर दिया, पोलर नॉन पोलर कर दिया, लेकिन जो हमारे बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो साइड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये भी जनरली नॉन पोलर ही होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्युबल ही होते हैं। तो उसमें अगर एमीन्स की इम्प्योरिटी है तो एसिडिक वॉश देते हैं। अगर ऑर्गेनिक एसिड की इम्प्योरिटी है, जैसे कोई फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव उनसे है, तो वहां पर बेसिक वॉश देते हैं। उसके बाद ड्राइंग स्टेज से ठीक पहले, क्योंकि सॉल्वेंट में ढेर सारा वाटर मालिक्यूल्स, ट्रेसेस में नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वाटर मालिक्यूल्स उसमें ट्रैप होते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम ब्राइन वॉश देते हैं। ब्राइन आप जानते हो, सेचुरेटेड NaCl सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। सेचुरेटेड NaCl का वाटर सोल्यूशन ये ब्राइन सोल्यूशन होता है, इसका हम यूज करते हैं। ये यूज हमेशा जब भी वॉशिंग करेंगे उसके बाद आप ड्राइंग सोल्यूशन देना है। लेबोरेटरी में तो ड्राइंग ड्राइंग का स्टेप इसके बाद में डिस्कस करने हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन प्लांट लेवल पर ड्राइंग का प्रोसेस हम नहीं कर सकते, वो काफी कॉस्टली होता है, ये काफी आसान होता है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग का स्टेप जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ड्राइंग सोडियम सल्फेट का यूज तो वैसे सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन इनका जो ड्राइंग डिहाइड्रेशन करने का रेट होता है काफी स्लो होता है। मैग्नीशियम सल्फेट काफी इफेक्टिव होता है, जल्दी जल्दी सारे सॉल्वेंट के लिए इफेक्टिव होता है। और ईथर एस्टर एमडीसी के लिए तो काफी अच्छा माना जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का यूज अगर हमारा प्रोडक्ट अमीन या कीटोन है तो उनके साथ नहीं कर सकते हैं। और सॉल्वेंट अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसके लिए काफी बेहतर माना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक नेचर होता है, तो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड के लिए इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर बेसिक सोल्यूशन है तो वहां पे इसका यूज करना है हमें। जितने भी स्टेप हैं, चाहे क्विंचिंग, एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, आगे जितने भी स्टेप हैं वो सब स्टेप हमें केवल सॉल्वेंट का या रिएजेंट को नहीं, प्रोडक्ट को कंसीडर करके ही हमें डिसाइड करना है। और अभी तो फिलहाल बहुत कम यूज होता है मालिक्यूलर सिव का, लेकिन सॉल्वेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में स्टोरेज करने के लिए 4 साइड 3 4 5 एंगस्ट्रॉम के मालिक्यूलर सिव का यूज किया जाता है। काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि सिलिकेट होते हैं, वाटर के साथ अच्छी खासी इनकी बॉन्डिंग होती है, और इनको काफी ज्यादा हम बार बार रीयूज एक्टिवेट करके बार बार यूज भी कर सकते हैं। ये भी आपको मैं इसका भी पीडीएफ फॉर्म में सब शेयर करने वाला हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो भाई। ठीक है, सबको अच्छे समझ में आ रहा है। अब हमने सबसे क्विंचिंग करके रिएजेंट को हमने हटा दिया, ठीक है। हमने जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स थे उनको हटा दिया। बाई प्रोडक्ट जितने भी इम्प्यूरिटी, अलग इम्प्यूरिटी थी, बाई प्रोडक्ट थे, उनको हमने रिमूव कर दिया। अब क्या बचा? अब हमारा प्रोडक्ट बचा, और साथ ही साथ हमारा सॉल्वेंट बचा, ठीक है। और कई बार थोड़ा इसमें भी, जैसे कि इनएंशियोमेरिक इम्प्योरिटी होती हैं, या इस तरीके की इम्प्योरिटी भी अभी भी बचती हैं, तो इसको दूर करने के, इसको रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का यूज हम करते हैं। अब इसमें देखा जाता है कि प्रोडक्ट आप स्ट्रक्चर के बेस पर काफी हद तक आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा। आप टीएलसी के बेस पर भी आप काफी आपको आइडिया लग सकता है कि टीएलसी पर अगर आपने स्पॉट लगाया हुआ है, कुछ समय के बाद, 1 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, अगर वो जल गायब हो गया, रिमूव हो गया, वोलाटाइल हो गया, उस कंडीशन में ज्यादातर संभावना है कि आपका प्रोडक्ट लिक्विड होगा और लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा।
अगर ये सेम इसकी रिएक्ट सेम है आपको दिखता है, जैसा आप तुरंत टीएलसी लगाने के बाद और उसके बाद भी सेम अगर दिखता है 1-2 घंटे के बाद, तो ज्यादातर संभावना है कि अगर लिक्विड होगा तो हाई माइक्रोवेट का होगा, और सॉलिड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, इस चीज को आप नोट कर सकते हो। अच्छा ठीक है, सॉरी। चलिए इसके बाद हम आपको मौका देंगे ना, अभी इसको पूरा कर लेते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि सॉलिड लिक्विड का थोड़ा आइडिया आपको एक स्ट्रक्चर के बेस पर लग सकता है, टीएलसी के बेस पर भी आपको 60-70%, 100% एक्यूरेसी से नहीं लग सकता, ये भी मैं बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि आपने बोला था। ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट के नेचर के बेस पर हम देखते हैं कि आइसोलेशन या क्रिस्टलाइजेशन में हम सबसे पहले सॉल्वेंट को रिमूव करना है। उसमें अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उस समय आप एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करके हम इसको, जैसे टॉलिन हो गया, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफी टेम्परेचर सेंसिटिव है, टॉलविन 110 के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अ, या दूसरे हैं तो हम इनको एजोट्रॉप बनाकर उसको रिमूव कर सकते हैं, या उसमें वाटर, उसके बाद भी इतने सारे स्टेप करने के बाद भी वाटर पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ, तो एजोट्रॉपिक का यूज कर सकते। क्रिस्टलाइजेशन में आप सॉल्वेंट, इनके सॉल्वेंट या दूसरे तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं उसके। और एक चीज ध्यान देना, हमेशा ड्राइन वॉश देने के बाद या ड्राइंग करने के बाद ही इवेपोरेशन का प्रोसेस करना है। उसके पहले करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो सीआरओ हैं तुमको तो मालूम है कि 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे तो हम डिस्टिलेशन करते ही नहीं है। आर एन डी में, फार्मास्यूटिकल और केमिकल में तो चलता है, हम 60-70 भी ले जाकर उसको डिस्टिल आउट करते हैं। सीआरओ केस में ज्यादातर 40 ऐसा। वैसे सही भी है कि जितने भी ऑर्गेनिक, लोअर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंडर वैक्यूम 45 के अब जैसे टेम्परेचर ले जाते हो, डिकम्पोज होने का, डिसोसिएट होने का, डिकम्पोज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक बात तो मैं पिछले साइड स्लाइड का मिस कर दिया था, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आपने ब्राइन वॉश आपने नहीं दिया है, और उसके ब्राइन वॉश स्किप किया है, और आप ड्राइंग एजेंट का यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा चांसेस, अगर वाटर मालिक्यूल्स ज्यादा है तो मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट, जो भी ड्राइंग एजेंट या कैल्शियम सल्फेट, जो भी ड्राइंग एजेंट यूज कर रहे हैं, वो वाटर ज्यादा होगा तो डिजॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा ड्राइंग ड्राइंग एजेंट का यूज तभी करना है ब्राइन वॉश देने के बाद ही, उसके पहले नहीं देना है। इस बात का आप ध्यान देना। ढेर सारे मिस्टेक, बहुत कॉमन मिस्टेक हैं ये, हमसे होने वाले बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक हैं, इसको आप ध्यान देना। ठीक है। अब हम इसके कुछ ट्रबल शूटिंग पार्ट पर चलेंगे। संदीप जी, वो तो डिपेंड करता है आपने प्रॉपर किया है कि नहीं किया है। ठीक है। अब जो कॉमन इशू होते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इशू होते हैं इमल्सन का होता है, और ये जनरली आपको इसमें इमल्सन इमल्सन को ब्रेक करने के 7 टेक्निक्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर इस वीडियो को अपलोड किया हुआ है, क्योंकि मैं एंजाइमेटिक फ्लूइड पर काम कर रहा था और बहुत प्रॉब्लम इसको मैंने फेस किया, तो इसके लिए मैंने फिर कुछ टेक्निक पर हमने काम किया। तो इमल्सन में सबसे पहले आप पहले वाटर का या सॉल्वेंट जो यूज करें उसके वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाकर आप देख सकते हो। अगर इमल्सन वैसे इमल्सन ब्रेक हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं ब्रेक हो रहा है तो आप ब्राइन, एक बार ब्राइन थोड़ा सेचुरेटेड NaCl सोल्यूशन, वाटर एक्वा सोल्यूशन उसमें डालकर देखिए, उसमें भी इमल्सन ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो सर क्या क्या आपको करना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाना है, ब्राइन, अगर उससे नहीं हो रहा है ब्राइन का यूज कर सकते हैं, जेंटली इसको सेक कर सकते हैं ग्लास रॉड से, अगर आप इसको सेक करते हो उस समय भी इमल्सन ब्रेक हो जाता है। तो जेंटली सेकिंग करना है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है उस कंडीशन में आप इसको कूलिंग कर सकते हैं। कूलिंग में करने पर क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर लो करने पर, कम कम करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो आप हीटिंग या कूलिंग कर सकते हैं। हीटिंग करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो हीटिंग कूलिंग बारी बारी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका यूज करने पर भी इमल्सन ब्रेक नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है,
इसका एसिडिक बेसिक पीएच आप देखना है। लेकिन प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर, प्रोडक्ट अगर एसिड या बेसिक सेंसिटिव है, उस समय ए स्टेप आपको एसिडिक या बेसिक पीएच का स्टेप इग्नोर करना है। अगर इन सब से कुछ किसी से नहीं हो रहा है तो आप ब्रह्मास्त्र चला दीजिए, इनको फिल्टर कर दीजिए, सेंट्रीफ्यूज या फिल्टर कर दीजिए। उस समय इमल्सन 99% चांस है कि वो इमल्सन ब्रेक हो जाएगा। लो यील्ड का एक बड़ा कारण होता है कि हम गलती से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लेयर को, लेयर सेपरेशन में प्रॉपर हम आइडिया नहीं होता है उसमें, अगर मिस्टेक से फेंक देते हो, वैसा भी होता है। सॉल्ट का यूज, आप ब्राइन का यूज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट सॉल्ट के साथ चिपक जाता है, अधेयर हो जाता है, उस समय भी लो यील्ड होने के चांस होते हैं। क्विंचिंग की बात, जैसा मैंने आपको बताया, क्विंचिंग में हमें ओवर क्विंचिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर क्विंचिंग करने पर हमारा प्रोडक्ट भी डिग्रेड हो सकता है। पीएच का बहुत ध्यान देना है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पीएच सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उसमें फंक्शन ग्रुप लगे होते हैं। और एक बात और, कंपेटिबिलिटी इश्यूज होती हैं। अगर हम आर&डी लेवल पर तो नहीं होता, प्लांट लेवल पर अगर एसिड सेंसिटिव हमारा मॉलिक्यूल्स है, एसिडिक हमारा रिएक्शन मास है, तो उसके लिए हमें एसएस का, स्टील के रिएक्टर का यूज नहीं करना है। अगर बेसिक हमारा रिएक्शन मीडिया है तो उसके लिए जीएलआर, ग्लास के रिएक्टर का यूज नहीं करना है। ये कुछ कॉमन इश्यूज थे जिसको मैं आपके साथ शेयर किया। अब आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो मुझे समझ में आया, जो पढ़ाई करने के बाद मैंने कुछ स्टडी किया। हमेशा फिल्टर, चाहे सॉलिड का फिल्टर हो, क्रिस्टलाइजेशन के बाद, मेटल आइसोलेशन के बाद, या तो आप एक्सट्रैक्शन के लिए अगर आप फिल्टर कर रहे हो तो हमेशा प्री वेट फिल्टर पेपर का यूज करना चाहिए। अगर लार्ज वॉल्यूम हमारा एक्सट्रैक्शन करने के लिए है तो इसको मल्टीपल स्मॉल वॉल्यूम में एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। और कभी भी सॉल्वेंट को इवेपोरेशन करने के लिए पहले उसको प्रॉपर ड्राइंग करना चाहिए। ड्राइंग अगर नहीं कर रहे हैं तो उस समय डिकम्पोज होने के भी चांसेस हैं और प्रॉपर आपका मटेरियल आइसोलेट नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जब भी हम वर्कअप करते हैं, कभी भी एक्वस लेयर एसिडिक कंडीशन में हमें डिकेंड नहीं करना है। हमेशा बेसिक कंडीशन में ही, बेसिक पीएच करके ही उसको डिकेंड करना है। डिकेंड का मतलब जो प्रॉपर उसके लिए वेसल बने हुए, जहां पर आपको एक्वस लेयर को डिस्कार्ड करना है वहां पर आपको रखना है, ऐसे सिंक में नहीं करना है। इस चीज का आप ध्यान देना। तो ये देखो, किसी, चाहे कोई भी काम हो या लड़ाई झगड़ा हो या रिएक्शन लगाना हो, शुरू करना बहुत आसान होता है, सबके बस की बात नहीं होती उसको खत्म करना। तो जब भी हमें रिएक्शन शुरू करना है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, रिएक्शन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें रिएक्शन डिजाइन करने के साथ ही उसमें क्या बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्या रिएजेंट हम यूज करें, क्या सॉल्वेंट हो सकते हैं, रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर उसी समय हमें वर्कअप के बारे में, उसके क्विंचिंग के बारे में, आइसोलेशन के बारे में हमें डिजाइन करना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ऐसा हमारा प्रैक्टिस में रहेगा तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। एक तो सबसे पहले अपना स्किल डेवलप होगा और मार्केट में हम सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी हैदराबाद की एक कंपनी ने सबको 1.5 करोड़ से ज्यादा सीटीसी वाले सबको निकाल दिया, कंपनी ने वैसे इसको डिनाई किया, लेकिन ये पक्की खबर है। तो मार्केट में अगर सस्टेन करना है तो हमें अपने आप को स्किल तो डेवलप करनी होगी। अगर हम सोचते हैं कि हमारा सीटीसी इतना हो रहा है, सीटीसी उतना चाहिए, तो हमें कंपनी कंपनी हमसे उतना प्रोडक्टिविटी भी हमारी होनी चाहिए। तो हमें इस पर काम करना है। जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, हर एक चीज को हमें एलएनबी में लिखना है। जो इंटरमीडिएट बनते हैं, हर एक चीज को, किसी भी चीज को हमें स्किप नहीं करना है। उसमें बबल बन रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं, सॉलिड फॉल आउट हो रहा है, ये सारी चीजों को, खासकर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हो, तो इन सारी चीजों में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जिनके साथ काम करें, चाहे अपने एनालिटिकल टीम या प्रोसेस टीम, उनके साथ हमें हर एक चीज, उनके सारे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा उनसे रखना चाहिए, उनके साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करना चाहिए। तभी हम एक अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, हाई प्योरिटी के साथ, हाई यील्ड के साथ। तो हमने वर्कअप में समझा, वर्कअप केवल एक प्योरिफिकेशन मेथड नहीं होता है। वर्कअप हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने का एक मेथड होता है। हमें कभी भी ड्राइंग और सेपरेशन स्किप को अगर उसमें है
तो उसको स्किप नहीं करना चाहिए, प्रॉपर ड्राइंग करना चाहिए। ट्रबल शूटिंग का शुरू में अगर हम अभी नए R&D में हैं या नया अभी केमिस्ट हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम सीखते जाते हैं। लेकिन अपने मिस्टेक को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादा हम सीख पाएंगे। और रिएक्शन को डिजाइन करने के साथ साथ हमें उसके वर्कअप को भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर रेफरेंस में ये सारी चीज मैंने आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूंगा कि क्लैडन की बुक आप जरूर रखिएगा चैप्टर 11 12 के बाद से। इसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए बहुत ही बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया हुआ है, जो हमारे सिंथेटिक केमिस्ट के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और जितना ही एकेडमिक के लिए इंपॉर्टेंट है क्लेडन की बुक, उससे कहीं ज्यादा मेरा ऐसा मानना है, मैंने जो ऑब्जर्व किया कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लेडन की बुक। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। और आप लोग अपने बिजी शेड्यूल के बीच आप टाइम निकाले तो आप सबको थैंक यू बोलूंगा। हाँ, कुछ लोगों के सवाल जवाब थे, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अभी एक्चुअली मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर के लिए हम दूसरा सेशन रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कम से कम 8 10 लोग बोलेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। आप लोग जैसा, अगर ये अच्छा लगा या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो ग्रुप में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना बहुत ही, इस वीकेंड होता है, फैमिली के साथ टाइम देना होता है, उसके बीच आपने टाइम निकाल, इस सेशन के लिए टाइम निकाला, आप सबको थैंक यू। एक चीज और, मैं मई के मंथ में जो न्यू फ्रेशर्स हैं, जो MSc पास आउट हैं, फार्मा के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने एक सेशन रखा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 वीक का होगा, जिसमें हम उनको R&D में एंट्री करते हैं। उसके बाद शुरुआती 6 महीने काफी स्ट्रगल जैसा होता है, क्योंकि अपने यहाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के लिए तो, एकेडमिक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल के लिए तो नहीं होता है। तो हमें सीखने के लिए सबसे पहले ग्लासवेयर के नाम भी हमें नहीं मालूम होते हैं, या अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो गिने चुने ग्लासवेयर के बारे में हमें मालूम होते हैं। तो उसके बारे में फिर कैसे मोल इक्विवेलेंट कैलकुलेशन करते हैं, रिएक्शन की प्लानिंग कैसे करते हैं, रिएक्शन को कैसे चार्ज करते हैं, कब किसको ऐड करना है, कब डाइल्यूट करके ऐड करना है, कब लॉट वाइज चार्ज करना है, ये सारी चीजें हमें काफी प्रॉब्लम फेस होता है। LNB राइटिंग कैसे करनी है, NMR डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, IR, ये सारी चीजों को हमने डिजाइन, एक सिलेबस डिजाइन किया है, मैं इस ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। और मैं दूसरे ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि कल इस ग्रुप को हम डिलीट कर देंगे, आप उस ग्रुप में हो जाना, बाकी इंफॉर्मेशन मैं उस ग्रुप का आपको शेयर करूंगा। तो अगर आप लोग को फिर से किसी के डाउट है, कुछ आपको क्वेश्चन पूछने हैं, तो अगला सेशन हम कर सकते हैं, आप लोग ग्रुप में मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।